हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिसमें लेक्चर देख रहा है नाउ, जब आपने 13 मई की फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच सुनी तो आपके बीच में एक वर्ड आपको हो सकता है सही समझ में नहीं आया। उसका नाम है MSME। MSME। तो इसे शुरू करने से पहले हम इसकी एक बार फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है। नाउ एंटरप्राइज का वर्ड, जो एंटरप्राइज वर्ड है वो आपको समझ में आ गया होगा कि एक बिजनेस यूनिट के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम का मतलब क्या है? ऑफ कोर्स ये बिजनेस से रिलेटेड है, ये आपको अभी तक पता चल गया होगा, एंटरप्राइज सबसे बाद में। लेकिन जब हम बात करते हैं कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम क्या है, तो देखिए, जब हम इंडिपेंडेंस हुए थे तब हमें पता था कि हमारे ऊपर आज से 200 साल तक जिसने राज किया है वो एक कंपनी थी, एक विदेशी कंपनी थी जो कि बहुत बड़ी अपना व्यापार करती थी। और उसके बाद हमने ब्रिटिश शासन में हमारे गुलामी रही थी। नो, जब हमने ये सब चीज़ें जानी तो हमें ये एहसास हुआ कि हमें बड़ी कंपनियों को छोड़कर छोटी जो हमारे उद्योग है उनको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार क्रिएट हो सके। तो वहाँ पे ये इस सोच के आधार पे एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और उसके बाद में MSME एक्ट लाया गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी जितनी भी बिजनेस यूनिट्स है जो कि मार्केट में चल रही है और जो इंडिया में की जा रही है, उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो पहली कैटेगरी रहती है माइक्रो यूनिट, सेकेंड यूनिट रहती है स्मॉल यूनिट और थर्ड नंबर पे रहती है मीडियम यूनिट। इन तीनों के अलावा जो यूनिट बच जाती है वो लार्ज में आ जाती है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने उनको कोई क्लासीफाई नहीं किया है। ऑफकोर्स जो बाकी बची है वो लार्ज में। नाउ अगर हम बात करें कि अभी क्या हुआ है, तो अभी इनका रिसेंटली इनकी डेफिनेशन चेंज हुई है। पहले इनकी डेफिनेशन कुछ और थी और अब इनकी डेफिनेशन कुछ और कर दी गई है। तो सबसे पहले हम पहले इनकी डेफिनेशन क्या थी वो हम चेक कर लेते हैं। एक बार ये यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है। नाउ अगर हम बात करें कि इनकी पहली डेफिनेशन क्या थी, तो देखिए, पहले इनकी डेफिनेशन थी कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, यानी अगर आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, या कोई भी स्टेशनरी आइटम है या किसी भी तरीके का, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो ऑफकोर्स अब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आपको प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर वो लेस देन है 25 लाख से, अगर वो लेस देन है 25 लाख से, तो आप माइक्रो यूनिट में क्लासीफाई हो जाओगे। लेकिन अगर वो 25 लाख से ज़्यादा है तो क्या? तो हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पे अगर वो 25 लाख से ज़्यादा है लेकिन अगर वो 5 करोड़ से कम है, तो आप क्या करोगे, उसे स्मॉल यूनिट में, स्मॉल एंटरप्राइज में क्लासीफाई कर दोगे। लेकिन मान लीजिए कि मेरा यूनिट सर 5 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है मैं उसमें फूक चुका हूँ, मैं उसमें लगा चुका हूँ, तो क्या? तो देखिए, अगर आपने 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा दिया है लेकिन अगर वो 10 करोड़ से कम है, तो आप मीडियम एंटरप्राइज में आ जाओगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा कर दिया है, इन दिस केस आप यहाँ से बाहर हो जाओगे और आपको यहाँ पे जो बेनिफिट मिलने वाले थे वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। नाउ सर, अब ये तो बात हो गई मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन कई सारे प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए और कई बार हमारे जो टीचर्स हैं वो भी, तो ये कई सारी सर्विसेज देती है और इनको मुश्किल से जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो बहुत कम लगता है या न के बराबर इन्वेस्टमेंट लगता है। तो ऐसे में क्या इनके लिए क्या लिमिट रही थी और क्या इनको भी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज में क्लासीफाई किया गया था? हाँ, इनको भी क्लासीफाई किया गया था। और इनकी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट थी सर्विस सेक्टर के लिए वो थी, माइक्रो यूनिट के लिए वो थी 10 लाख। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए। वो थी माइक्रो यूनिट के लिए 10 लाख फॉर सर्विस एंटरप्राइजेज। और यहाँ पे जब हम स्मॉल की बात करते हैं तो वो बढ़ करके हो गई थी 2 करोड़ और मीडियम एंटरप्राइज के लिए हो गई थी 5 करोड़। यानी कि अगर कोई सर्विस एंटरप्राइज कोई भी सर्विस सेक्टर के अंदर 5 करोड़ से ज़्यादा का कम इन्वेस्टमेंट करता है तो वो मीडियम में क्लासीफाई हो जाएगा। ठीक है, 5 करोड़ से अगर वो ज़्यादा का कर देता है तो इन दिस केस उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसे कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जब 13 मई को न्यूज आई, यानी कि परसों के दिन, तो यहाँ पे इन्होंने ये डेफिनेशन चेंज कर दी और ये डेफिनेशन जो इन्होंने चेंज की उसके बाद इन्होंने दोनों को इंक्लूड कर लिया, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, और इन दोनों के लिए एक ही डेफिनेशन रखी, लेकिन उसमें क्राइटेरिया 2 रखे। पहले क्या था, क्राइटेरिया केवल एक था, वो था इन्वेस्टमेंट का, लेकिन अब क्राइटेरिया रखे 2, लेकिन डेफिनेशन दोनों के लिए एक रखी। क्या?
एक रहा इन्वेस्टमेंट का और एक रखा टर्नओवर। टर्नओवर आप सिंपली सेल की भाषा में बोल सकते हो कि ये हमारी जो है सेल क्या हुई। नो, जब हमने ये डेफिनेशन को एनालाइज किया तो यहाँ पे निकल के आया कि जब आप माइक्रो के अंदर अगर आपको क्लासीफाई होना है तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 1 करोड़ एंड टर्नओवर होना चाहिए 5 करोड़ से कम। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि एंड था, यानी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की लिमिट तो बढ़ा दी गई 25 लाख से 1 करोड़, जिससे ज़्यादा माइक्रो यूनिट इसमें सम्मिलित हो पाएंगे, ज़्यादा इसमें कवर हो पाएंगे। ठीक है, ऑफकोर्स ये अच्छी बात थी, लेकिन साथ ही साथ टर्नओवर की लिमिट भी यहाँ पे लगा दी गई। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंड वर्ड यूज किया गया था, जिस वजह से आपको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी। दैट मीन्स अगर आपका टर्नओवर 6 करोड़ चला जाता है तो आप स्मॉल में तो क्लासीफाई नहीं हो पाओगे। ठीक है, आपको फिर आगे की लिमिट देखनी पड़ेगी, अगर आप उसमें क्लासीफाई होते हो तो ओके। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, इन दोनों लिमिट को इनको चेक करना है, यानी कि 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ टर्नओवर 5 करोड़। नाउ जब हम स्मॉल एंटरप्राइज में चलते हैं माइक्रो की बात, तो इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ाकर कर दिया था 10 करोड़ और टर्नओवर यहाँ पे था 50 करोड़। और जब हम मीडियम एंटरप्राइज की बात करते हैं तो वही इन्वेस्टमेंट को डबल करके 20 करोड़ कर दिया, साथ ही साथ टर्नओवर को भी डबल करके 100 करोड़ कर दिया था। दैट मीन्स अब ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट जो है वो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनके लिए ज़्यादा होगा और सर्विस यूनिट है उनके लिए कम होगा, लेकिन सर्विस यूनिट के लिए ऑफकोर्स हो सकता है शायद टर्नओवर जो है बहुत ज़्यादा रहे, तो इसीलिए इन दोनों कंडीशन को एक साथ रखा गया। साथ ही साथ इनमें याद रखिएगा एंड वर्ड का यूज किया गया है, मतलब इन दोनों कंडीशन को हमें साथ में पढ़ना है। नो, जब हमने अब ये जान लिया है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होते क्या है, अब हमें ये देखना है कि सरकार इन्हें क्या बेनिफिट देती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जब मैंने इसे एनालाइज किया और निकाला तो मुझे 3 तरीके के बेनिफिट्स दिखे, जो कि जिनको मैंने 3 तरीके में क्लासीफाई किया है। नाउ अगर हम बात करें कि फर्स्ट जो था, फर्स्ट जो इनको बेनिफिट मिलता है वो है गवर्नमेंट इन्हें प्रमोट करती है। अब सर गवर्नमेंट इन्हें किस तरीके से प्रमोट करती है, तो गवर्नमेंट के प्रमोशन के अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग कई बार अलग अलग स्कीम्स आती है, लेकिन मेनली जो गवर्नमेंट का प्रमोशन का तरीका है, पहला होता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट टेंडर आता है तो वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा जाता है कि हम एमएसएमई से अगर कोई आता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम यूनिट से अगर कोई आता है तो हम इसे प्रीफर करेंगे, यानी कि इनको प्रीफर करना, यानी कि इनको बढ़ावा देना। दूसरा, इनको कई बार एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी दिए जाते हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा, ताकि आप जो है एक्सपोर्ट करने पर भी ज़्यादा ध्यान दो। इसके अलावा कई बार अगर एक्सपोर्ट यूनिट्स होती है, एमएसएमई एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा करती है, तो ऐसी सिचुएशन में जब वो मशीनरीज वगैरह इंपोर्ट करती है तो वहाँ पर भी इनको सब्सिडीज दी जाती है, ताकि उन मशीनरीज को ये इंपोर्ट कर पाए और जो उनकी कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो और ज़्यादा ये मैन्युफैक्चरिंग करके देश को जो है फॉरेन मनी ला कर ये दे पाए। तो इस तरीके के और भी कई सारी स्कीम्स होती है जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज वाइज वेरी कर सकती है। आपको अगर कहीं पर भी इंडस्ट्रीज वगैरह देखनी है और क्या क्या स्कीम्स देखनी है तो आपको अपनी इंडस्ट्रीज के आधार पर देखनी पड़ेगी, और प्रोफेशनल्स की आप अगर सलाह लो तो ज़्यादा बेटर है। नाउ उसके अलावा बैंक के अंदर भी इनको कुछ एक बेनिफिट मिलते थे, और खास करके लोन के अंदर इनको बेनिफिट मिलते थे। तो वो क्या बेनिफिट थे, उनको 2 बेनिफिट इनको मिल जाते थे। पहला था इंटरेस्ट को, इनका जो है इंटरेस्ट जो थी वो थोड़ी सी कम लगती थी, तो इंटरेस्ट का था, लो इंटरेस्ट इनको लगती थी। साथ ही साथ जो सेकेंड बेनिफिट इनको मिलता था वो था कोलेट्रल फ्री लोन। और यहीं पे जो है हम इसको अभी इसको एक बार पेंडिंग रखते हैं, यहाँ पे हम एक बार और चर्चा करेंगे, क्योंकि कल यहाँ पे मेन फोकस किया गया था हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, उनके द्वारा। तो उसके अलावा जो थर्ड बेनिफिट इनको मिलता है वो थोड़ा सा टैक्सेशन के रिलेटेड मैटर्स में मिलता है, जहाँ पे जो टैक्सेशन है जैसे डायरेक्ट टैक्स वगैरह में, यानी कि जो इनकम टैक्स है वहाँ पे कुछ बेनिफिट्स इनको मिलते हैं। ऑफकोर्स ये भी इंडस्ट्री वाइज भी वेरिएंट करता है और थोड़ा बहुत है जो कि इनको, अब हालांकि बहुत सारे कम कर दिए गए हैं, तो कुछ एक बेनिफिट यहाँ पे मिल जाते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बात हो गई। अब चलिए बात करते हैं कोलेटरल फ्री लोन के ऊपर। तो देखिए कल जो मेन हाईलाइटेड मुद्दा रहा था, और सॉरी कल नहीं परसों, तो जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहा था वो था 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए इन एमएसएमई को डोनेट नहीं किए हैं,
और ना ही इनको पैसा दे दिया है कि आप चाहो बिजनेस में यूज करो और जब मर जाए मुझे दे देना। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरकार ने केवल और केवल ऐसा बोला है कि एमएसएमई जो अप्लाई करेंगे हमको, यानी कि हमको मतलब जो बैंकों को अप्लाई करेंगे उनको लोन जो है कोलेटरल फ्री, यानी कि एक तरीके की सिक्योरिटी है, कोलेटरल सिक्योरिटी फ्री लोन दिया जाएगा। अब हमें समझना होगा कि यहाँ पर भी जब हम बात करते हैं कोलेटरल फ्री लोन, दैट मीन्स ये नहीं है कि उनको आए और उन्होंने कहा कि सर हमें लोन चाहिए, उनको ऐसे ही दे दिया, ऐसा भी नहीं होने वाला है। उनको भी लोन के लिए कुछ एक कंडीशंस तो सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी, साथ साथ उनको सिक्योरिटी देनी ही पड़ेगी। कैसी सिक्योरिटी वो देते हैं और देंगे? देखिए, जब भी आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक आपसे दो तरीके की सिक्योरिटी ले सकता है। पहला जो सिक्योरिटी ली जाती है उसे बोला जाता है प्राइमरी सिक्योरिटी, और सेकंड नंबर पे जो सिक्योरिटी होती है वो है कोलेटरल सिक्योरिटी। और अभी जो गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट किया है सिक्योरिटी वाइज, वो कोलेटरल सिक्योरिटी को माफ किया है कि एमएसएमई को ये सिक्योरिटी नहीं देनी है। इसके बजाय गवर्नमेंट खुद यहाँ पे गारंटी दे रही है कि अगर कल को जाकर के एमएसएमई से कोई एंटरप्राइज लोन का रिपेमेंट नहीं करता है तो खुद गवर्नमेंट इसे रिपे करेगी। नाउ जब हम बात करते हैं कि सर प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है और कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या है, तो देखिए प्राइमरी सिक्योरिटी होती है कि जब आप लोन लेते हो तो बैंक आपसे पूछता है कि आप इस लोन का करोगे क्या। हो सकता है आप इससे कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदो, मैं बात एमएसएमई की कर रहा हूँ, पर्सनल यूज में नहीं। और हो सकता है कि आप इसे वर्किंग कैपिटल, यानी कि आप स्टॉक्स, रॉ मटेरियल, अपनी सैलरी का पेमेंट, ये सब करो। तो जब आप प्लांट एंड मशीनरी या वर्किंग कैपिटल, तो इस तरीके के जो लोन लेते हैं उनका एक पर्पज पूछा जाता है। तो गवर्नमेंट जो बैंक है वो बोलती है कि आप जिस पर्पज के लिए लोन ले रहे हो, यानी कि जो भी इससे एसेट क्रिएट होगी, आप वो ही हमें गिरवी रख दो, यानी कि वही आप यहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे रख दो। तो ये हो गया प्राइमरी सिक्योरिटी। जैसे अगर आपने कार लोन लिया है तो आप अगर कार गिरवी रखते हो तो वो होगी प्राइमरी सिक्योरिटी। लेकिन कार के अलावा अगर आपसे कोई गिरवी रखा जाता है, हो सकता है आपसे बोला जाए कि आप एक काम करिए, आपका एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, वो भी आप यहाँ पे कोलेटरल के रूप में गिरवी रख दीजिए। हो सकता है कल को कार आप जो है कहीं छिपा दो, कुछ ना हो, कुछ मिले नहीं, या कुछ भी अगर हो जाता है तो हमें पास एक और सिक्योरिटी रहे जिससे हम पेमेंट कर पाए। तो बस यहाँ पे हुआ ये है कि उन्होंने कोलेटरल सिक्योरिटी को एग्जम्प्ट कर दिया है और उसके लिए 3 लाख का फंड बनाया है। बैंकों को बोला है कि 3 लाख तक आप फंड बनाइए और एमएसएमई को लोन दीजिए, क्योंकि आगे जाकर के इनको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट गारंटी दिया है। दैट मीन्स कि अगर कल को एमएसएमई पेमेंट नहीं करता है बैंक को, तो पहले बैंक प्राइमरी सिक्योरिटी से वो पैसा लेगी। अगर वो प्राइमरी सिक्योरिटी से पैसा लेने के बाद भी पैसा पूरा नहीं आ पाता है, तब जाकर के गवर्नमेंट गारंटी से जो है उससे भुनाएगी और गवर्नमेंट से पैसा लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी करंटली गवर्नमेंट का कोई केस जो आउटफ्लो है वो नहीं हो रहा है, या गवर्नमेंट की कोई कॉस्ट नहीं लग रही है। ये कॉस्ट तब लगेगी जब कोई एमएसएमई जो है वो डिफॉल्ट करेगा लोन के रिपेमेंट में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाउ अब यहाँ पे ये जो लोन है वो ऑफकोर्स अक्टूबर 2020 तक अभी डेट आई है कि यहाँ तक आपको ये लोन है अवेलेबल होते रहेंगे। साथ ही साथ इनमें एक और चीज़ है, बेनिफिट है कि 12 मंथ का मोरेटोरियम पीरियड मिल रहा है, यानी कि आपको इस लोन को 12 महीने तक रीपे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 12 महीने तक कुछ रीपे करने की ज़रूरत नहीं है लोन में से, लेकिन आपको इंटरेस्ट का पेमेंट तो है जो करना ही है, यानी 12 महीने तक इंटरेस्ट का पेमेंट करते रहना है, लेकिन लोन का रीपेमेंट नहीं करना है। 12 महीने के बाद अगर आप जो भी बैंक कंडीशंस वगैरह रखता है वो आप उस हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हो। नाउ इंटरेस्ट रेट का जो है वो आप देख लीजिएगा कि बैंक वाइज ये वेरी करेगा। तो आई होप कि आपको आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। साथ साथ अगर आपको मुझे कोई सुझाव देने हैं या कोई शिकायत करनी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ जा करके आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ। गुड डे, गुड बाय।